नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल के विरोध में चंबा उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चंबा के विभिन्न कांग्रेसी नेताओं द्वारा किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया। पूरे देश में, प्रदेश में और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस भी मना रही है और साथ ही में जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक जो किसान विरोधी बिल जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है, उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हर जगह जो है पूरे देश में और प्रदेशों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां जो हैं उसके खिलाफ जो है आज हम यहाँ चंबा में डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें कांग्रेस की सारी अग्रिम संगठन जो हैं मौजूद रहेंगे, हम आज धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। ये एक जन विरोधी कानून जो अभी पारित किया गया है उसके खिलाफ जो है अपने किसान भाइयों के साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो कंधे से मिला के कंधा खड़ी है। और हम लोग ये पूरे समाज में ये बात बताना चाहते हैं कि जो ये कानून पास हुआ है इससे जो है किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो है मार्केट के अंदर अनाज की जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी और कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो ये कानून है वो पारित किया गया है। और जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि हमने वो MSP जो है नहीं हटाई है, लेकिन 2-3 साल बाद जब ये कानून लागू हो जाएगा उसके 2-3 साल बाद जो उसके दूरगामी असर होंगे वो बहुत ख़राब होंगे। शुरू में सारे किसानों को ये लगेगा कि शायद उनको उनकी उपज की कीमत जो है सही मिल रही है, लेकिन जहाँ भी जो मंडियाँ हैं वो ख़त्म की गई हैं, जैसे बिहार के अंदर है और हिंदुस्तान के कुछ और राज्यों के अंदर जो है मंडियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ ये देखा गया है कि जो किसानों की हालत है वो बद से जो है बदतर हो गई है। और ये जो मंडियाँ हैं, आपको पता होगा कि एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान को अपने लोगों के लिए अनाज जो है पूरा नहीं होता था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक हरित क्रांति जो है वो लाई गई थी। और उसके बाद जो हमारे जो फूड बोल स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, जहां मैक्सिमम जो पैदावार है वो जो पूरे देश का जो पेट भरती है, उन इलाकों के अंदर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इन मंडियों का जो है गठन किया गया, ताकि किसान कम से कम जो बीज लगाता है, जो उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालता है, उसको कम से कम जो वो खर्चा करता है कम से कम उसकी लागत तो उसको सुनिश्चित हो। लेकिन ये जो नया कानून जो लाया गया है ये टोटली किसान विरोधी है। और मैं मोटे शब्दों में आपको बोलूँगा इसका जो असर है वो आज नहीं नज़र आएगा, 3 साल बाद नज़र आएगा, क्योंकि कुछ समय बाद 3 साल बाद जो ये सरकारी मंडियां हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ जाएंगे तो नेचुरली वही सारी प्रोक्योरमेंट करेंगे। और ये देखा गया है जिन स्टेट्स के अंदर प्राइवेट लोग जो हैं डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं, पहले वो रेट बहुत अच्छे देंगे 1-2 साल बाद, उसके बाद फिर वो ऐसा बोलेंगे कि भाई इस बार जो है मार्केट में कीमत तेज़ नहीं है। और उससे एक और चीज़ है कि अनाज की कीमतों का जो कंट्रोल है और उनकी जो रेट है वो डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पे लगता है। जब सारी चीज़ का कंट्रोल ही प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाएगा तो जो खाने की वस्तुएं हैं
वो भी महंगी हो जाएंगी और फिर सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है, जब 2-3 साल के लिए मंडियों के थ्रू कोई परचेजिंग होएगी नहीं, तो जो हमारी मंडियां हैं सरकारी, वो ऑटोमेटिकली सारी बंद हो जाएंगी। तो फिर बाद में अगर ये बोलेंगे कि मंडियां खोलो, तो मंडियों की तो हालत ही नहीं रहेगी सुधार करने वाली। ये बहुत एक लंबी चीज़ है, ये लंबी सोच लेके चलना पड़ेगा। इसमें सरकार को चाहिए था कि सारे जो हमारे जो विपक्ष के दल हैं उनके साथ विचार विमर्श करके और सारे, क्योंकि ये एक पूरे देश की बात है और सारे देश के किसानों से जुड़ी हुई बात है, लेकिन एकदम ये चीज़ लागू कर देना और इसको पास करा देना, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही एक गलत फैसला है सरकार का। और आज के दिन हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और हाल ही में आप पिछले कल भी जो हसरत में यूपी के अंदर जो एक 19 साल की युवती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ और उसके बाद कैसे उसका जो है अंतिम क्रियाक्रम रात को 1:30 बजे जो है वो किया गया, ये एक बड़ी दुख की बात है। तो उसके बारे में हमने कल भी बात रखी है। और पिछले कल हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वो हसरत जाना चाहते थे और परिवार वालों से मिलना चाहते थे, तो आपने टेलीविज़न के माध्यम से देखा कि कैसे उनको रोका गया, कैसे उनको पुलिस पकड़कर ले गई एक साइड पर और बोलने लगी कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है। तो धारा 144 तो हसरत में लगी हुई थी जहाँ वो जा रहे थे। और राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं सारे जने ना जाएं, कम से कम हम 1-2 लोगों को तो जाने का परमिशन दी जाए, लेकिन सरकार उस पर भी राज़ी नहीं हुई। और आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ जो है बर्ताव किया। ये बड़ी दुख की बात है कि भाजपा की सरकार है और एक गुंडा राज जो है पूरे देश के अंदर जो है चला हुआ है आजकल। और पुलिस का और प्रशासन का जो है दुरुपयोग करा जा रहा है। आपने हाल ही में देखा कि हसरत के अंदर जो वहाँ के डीएम थे, वो उनके परिवारजनों के साथ बैठ के उनको समझा रहे थे कि आप कंप्लेंट मत करो, ये लोग तो मीडिया वाले कुछ दिन के लिए आपके बीच में आएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों ने हमारे बीच में रहना है। तो ये गुंडागर्दी धमकी नहीं तो और क्या है, ये तो सरेआम रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की। तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। ऐसा तो देश के अंदर हमने पहले कभी देखा नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर पूरी धांधली जो है चली हुई है और पूरी जो सरकार है और जो पुलिस है वो गुंडा राज चला है। अभी पिछले कल यूपी के अंदर एक और युवती के साथ बलात्कार हुआ, मैंने टीवी के माध्यम से देखा। तो ये चल क्या रहा है। और हमारा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही बुरा जो है एग्जाम्पल सेट करता है। अगर राहुल गांधी जी वहाँ और प्रियंका गांधी जी अगर वहाँ जाना चाहते थे तो वहाँ उनको जाने देना चाहिए था। उन्होंने परिवार वालों के साथ संवेदना ही प्रकट करनी थी। इतना क्या उनको डर लग रहा है उनके वहाँ जाने से। जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ऑपोजिशन के अंदर थी तो हमारे टाइम में भी कई ऐसी बातें हुई, लेकिन कभी भी किसी भाजपा वाले को रोका नहीं गया किसी से मिलने के लिए। तो क्या ऐसा डर है उनके अंदर और क्या ऐसी बात थी कि वहाँ डीएम आके परिवार वालों को समझा रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि डेफिनेटली सरकार के अंदर जो बड़े लोग थे उनके वो इस कांड के अंदर कोई ना कोई लिंक किसी का है। तभी 1:30 बजे रात को जो है क्रियाक्रम किया गया, ना परिवार वालों को बुलाया गया, परिवार वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम इस चीज़ को उन्होंने उजागर किया। और अब क्योंकि ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर उजागर हुई है और विपक्षी दलों ने भी बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया है, तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि लड़की के परिवारजनों को ज़रूर आने वाले वक्त के अंदर इंसाफ मिलेगा। अगर राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचते तो वो परिवार वालों के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए ही जा रहे थे, ताकि जो परिवार वालों को जो है इंसाफ मिल सके, उन्हें कोई डरा ना सके। अगर हम ऑपोजिशन में हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि हम इन्हीं मुद्दों को उठाएं, जो अन्याय हो रहा है समाज के लोगों के साथ, उस अन्याय को उजागर करें, यही हमारा काम है। तो अगर हमारे काम करने से हमें रोका गया तो हम डेफिनेटली जो है सड़कों पर उतरेंगे। और आज क्योंकि
महात्मा गांधी जयंती भी है। आज इस अवसर पर भी हम यहाँ इकट्ठे होंगे और अपने श्रद्धा सुमन जो है गांधी जी के प्रति अर्पण करेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आज उनका भी जन्म दिवस है, तो आज उनको भी हम फूल मालाएँ अर्पित करेंगे। और इन सब लोगों का देश को आगे लाने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा जो योगदान है। अगर वाकई में ही नरेंद्र मोदी जी आज गांधी जी की प्रतिमा को फूल मालाएँ पहना थे, मैं सोचता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो गांधी जी ने हमें एक रास्ता दिखाया है उस पर हम लोग चलें, और उस दिए हुए रास्ते पर जो हमारा संविधान जो लिखा गया है उस संविधान के हिसाब से जो है देश आगे बढ़े, ऐसा ही हम आशा करते हैं। आज क्योंकि दो महान लीडरों का जन्म दिवस है, एक महात्मा गांधी जी का और एक लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो मैं इस मौके पर यही आशा करता हूँ कि सरकार और पूरा देश जो है, इन महान लीडरों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर इकट्ठे मिलकर चलें और देश को एक बार फिर जो है तरक्की की राह पर अग्रसर करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उनका आज जन्मदिन, और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनका भी आज जन्मदिन है। मैंने इस जन्मदिन को हम काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और आज बहुत एक जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है किसान विरोधी, जो डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसानों से माल ले रही है, और बीच में जितने भी विंग्स थे 10-15 जो जितने विंग्स थे उसमें जितने भी कर्मचारी थे, जितने गरीब जनता थी काम करती थी, वो सभी बेरोजगार होने जा रहे हैं। और इस बिल में इन्होंने ऐसा प्रावधान किया है कि अगर किसी कंपनी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये पहला कानून पास किया इन्होंने कि ऐसा कानून जो पहला पास किया है, पूरे विश्व में ऐसा कानून है, कभी कहीं लागू नहीं हुआ है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सिर्फ ओनली डिवीजन एसडीएम कोर्ट या डीसी के माध्यम से अपनी एक कंप्लेंट कर सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी जो बीजेपी की दामनगिरी नीति है ये सरेआम सामने आ रही है। और आज हमारा पूरा हो रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि ये इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हमारी जो सरकार, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, इससे हम सड़क में आके इसका विरोध करेंगे। मैं फिर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं अपने कांग्रेस की तरफ से कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया, जो किसानों का शोषण किया जा रहा है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम आने वाले दिनों में ये जो हमारा जो प्रदर्शन होगा और उग्र होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1962 में एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। देश हमारा जहां अनाज तक को बाहर से खरीद के लाना पड़ता था, कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में बनी, किसानों के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गई, क्योंकि गरीबी चरम रेखा पर थी। 2 वक्त की रोटी लोगों को आसानी से मुहैया नहीं होती थी। भारत की जीडीपी ग्रोथ करे, हर एक को अन्न मिले, रहने के लिए व्यवस्था हो, जिसके लिए जहां संसाधन तैयार करने के लिए मंत्रालयों के गठन हुए, कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजों के प्रारूप तैयार हुए। जीडीपी को समांतर रखने के लिए जहां तक हम कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारी जीडीपी समानांतर नहीं रह सकती है, ग्रोथ नहीं कर सकती है। ये 2 पहलू, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना और खेती को आगे बढ़ाना, जिसके लिए कांग्रेस ने काम किया। 1950 में कृषि के लिए कुछ नीतियां निर्धारित हुई, और ये जो तत्कालीन सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने बड़े बड़े सपने
इस भारत की जनता को दिखाए कि सबका साथ सबका विकास, बेटी है अनमोल, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, इस तरह की बहुत सारी जवानी कलामी योजनाएं तैयार की गई। भारत देश ने के नागरिकों ने आगे आकर के बढ़ चढ़ करके इस सरकार को समर्थन दिया और सरकारें बनी। और आज आप अभी दूसरा ही टर्म इनका शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं भाई को भाई के साथ लड़ाया जा रहा है। धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। 9 स्मार्ट सिटियां बनी, जहां शिक्षा नीतियां बनाई गई थी, बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, उसके ऊपर गलत शिक्षा नीतियां जो है आज देश के ऊपर लागू की गई हैं। बहुमत का फायदा उठाते हुए ये जो किसान बिल, एक में अमेंडमेंट की गई और 2 बिल नए तैयार किए गए, विपक्ष को दरकिनार करके, विपक्ष की एक भी बात ना सुन करके, आपत्तियों और सुझाव को मद्देनजर न रखते हुए भारत की सरकार ने किसानों के ऊपर भारत की जीडीपी को गिराने के लिए, जिस प्रकार 1914 में वास्को डी गामा भारत में आए थे और व्यापार के जरिए उन्होंने भारत देश पर राज किया, सभी जानते हैं उस नीति को आज ये दोहराते हुए उन्होंने इसका व्यापारीकरण किया और ये लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर के अपना अनाज बेच सकते हो। मैं ये आप सभी को ये अवगत करवाना चाहता हूं कि इससे पहले किसने रोका था। हमारे चंबा के किसान बागवान, जो हमें जानकारी प्राप्त है, कहीं साउथ इंडिया में जाकर के भी अपने फ्रूट को बेचा करते थे, उनको किसने रोका था। परंतु आज ये धोखा दिया जा रहा है। भंडारण अधिनियम बनाया गया, एक किसान अपनी कोई फसल लेकर के किसी साहूकार के पास जाता है, उसे अधिकार दिया गया कि तू उसका भंडारण कर सकता है। केवल मात्र 2 अवस्थाओं में भंडारण नहीं होगा, जब युद्ध की स्थिति होगी या फिर जो है आपदा की स्थिति होगी, उसमें भंडारण नहीं हो सकता है। आप अंदाजा लगाओ कि किसान से खरीदा हुआ जो भी कृषि का सामान है उसे भंडारण करके अपनी मनमर्जी से काला बाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी होगी और गरीबों का उत्पीड़न होगा, आम नागरिक का उत्पीड़न होगा।